हेडिंग डालो RBSC मेज फॉर्मूलाज। ठीक है, अब हम वन बाई वन करके सारी जो एक्सरसाइज है उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले उन पे डिस्कस करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? परिमेय अपरिमेय वाली है। ठीक है, उनमें क्या सिद्ध करना होता है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध कीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से तो आपको इनमें देखो क्या करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्नावली में बात करते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो उस फॉर्मूलों में वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है HCF गुणा LCM। HCF गुणा LCM क्या हो सकता है भाई? x गुणा y। यहाँ पे x और y दो क्या है? ये संख्याएं हैं। क्या है? ये संख्याएं हैं। तो अब देखो आपको क्या देगा? एक संख्या देगा x, और LCM और HCF किसी संख्या का देगा, और y संख्या ज्ञात करना पूछेगा। तो y ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? HCF मल्टीप्लाई LCM बटा क्या लगा देना है? x का भाग। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं दो संख्याओं में से एक संख्या। फिर देखो सेकंड प्रश्नावली की बात करते हैं। फर्स्ट में आपकी यूक्लिड विभाजन थ्योरम थी, लेकिन इस बार हटा दी गई है। इस बार सिलेबस में उसको ऐड नहीं किया गया है, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एक ही फॉर्मूला बनता है और इससे रिलेटेड आएगा, और एक आपके रूट परिमेय अपरिमेय से सिद्ध करना आता है। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर प्रश्नावली। तो सेकंड नंबर प्रश्नावली में क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात से संबंधित है, द्विघात समीकरण। तो पहले जानो द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण का देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² - bx + c = 0। ये इक्वेशन होती है। इसमें a क्या होता है? a होता है x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या होता है? तो इसको a लिखो। फिर x का गुणांक, x का गुणांक क्या है भाई? तो x का गुणांक है, चिन्ह समेत लेना, चिन्ह को साथ में लेना है। ठीक है, चिन्ह को क्या लेना है? साथ में लेना है। तो x² का गुणांक a, x का गुणांक -b, इस प्रकार से लेना है। और c क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू। c क्या है? कांस्टेंट, अचर पद। क्या है भाई? ये अचर पद। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि इसमें अल्फा और बीटा कैसे, रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब देखो पहले इसमें बात आती है कि भाई द्विघात समीकरण है तो उसके रूट कितने आएंगे। तो हाईएस्ट पावर देखो कितनी है द्विघात समीकरण में? 2, और इसका नाम भी क्या है? द्विघात। और अगर 3 होती तो त्रिघात, 4 होता तो चतुर्घात। तो द्विघात का आपका सिलेबस है, तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। क्या? अल्फा और बीटा। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा में हम संबंध देखते हैं क्या होता है। तो शून्यांकों का योगफल, एक इनमें क्या है? शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल देखो क्या होता है। शून्यांकों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होगा भाई? इसमें क्या होता है? देखो इसमें होता है x² का गुणांक बटा x का गुणांक, इस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है? x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है? b/a। क्या है? -b/a। इस प्रकार से आपको ये लेना है। फिर देखो शून्यांकों का गुणनफल क्या था भाई? शून्यांकों का गुणनफल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुणनफल क्या है? शून्यांकों का गुणनफल। तो इसमें क्या होता है? गुणा में कर दो, अल्फा गुणा बीटा। अब इसमें क्या होता है? अचर पद बट्टा, देखो रहेगा x² का ही गुणांक, तो इसमें c/a होगा। क्या होगा? c/a। इस प्रकार पता होना चाहिए। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा या अल्फा गुणा बीटा c/a, ये पता होना चाहिए। फिर आपको क्या देगा? शून्यांकों का योगफल और गुणनफल देगा, और आपसे क्या पूछेगा? द्विघात समीकरण बनाना पूछेगा। क्या पूछेगा भाई? द्विघात समीकरण बनाना। तो यहाँ पे मैं ये रफ कर रहा हूँ। देखो यदि आपको क्या दे, अब सेकंड नंबर की सूत्र क्या बनता है? यदि आपको अल्फा प्लस बीटा योगफल दे, शून्यांकों का योगफल दे, तथा अल्फा और बीटा यानी गुणनफल दे, तो किस प्रकार आप ज्ञात करोगे द्विघात समीकरण को? तो फाइंड आउट क्या करना है? द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार आप ज्ञात करोगे, और ये बोर्ड के अंदर आता है। ठीक है, एक तो गुणनखंड ज्ञात करना अल्फा बीटा, और एक ये आती है द्विघात समीकरण बनाना। तो देखो इसमें सीधा सा फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर x और प्लस अल्फा गुणा बीटा। इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको रिवाइज कर लेना आप वापस। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल और द्विघात समीकरण
ज्ञात करना, यदि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल आपको दे तो। फिर बात करते हैं इनके गुणनखंड। तो देखो आपको गुणनखंड विधि द्वारा करने होंगे, बीच में बी होता है, उसके जो जोड़ने घटाने पे बी बनना चाहिए और गुणा करने पे ए और सी बनना चाहिए, इस प्रकार। अब आगे चलते हैं। देखो ये ओनली रिवाइज है फॉर्मूला की, जो जानता है कि भाई फॉर्मूले किस प्रकार से आएंगे तो उनके लिए बेस्ट है ये। फिर देखो हम बात करते हैं आगे, थर्ड नंबर जो प्रश्नावली है आपकी उस पर, वो क्या है, लेख यानी आलेख विधि द्वारा, क्या है, ग्राफीय विधि द्वारा या आलेख विधि द्वारा। ये क्या है, एक तो इसमें क्या आता है, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि द्वारा क्या करना है, रेखाओं को निरूपण करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो पेंसिल वाला क्वेश्चन है, एक इसमें पेंसिल और पेन वाला, वो हमेशा आता है। फिर बात करते हैं इसमें संगत और असंगत। अगर वन लाइनर बनेगा तो संगत और असंगत में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं संगत और असंगत में क्या बात करते हैं, रेखाओं की। यदि दो रेखाएं परस्पर क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है या समानांतर है या संपाती है तो किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये इनके हल कितने होंगे। तो देखो रेखाएं, यदि दो रेखाएं, यदि क्या है, दो रेखाएं परस्पर, यदि दो रेखाएं परस्पर, देखो दो रेखा में यदि कंडीशन ये a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो इस प्रकार की क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो क्या है, यदि इस प्रकार से दो लाइनें एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये क्या होती है, एक हल, एक हल या अद्वितीय हल। फिर इसी प्रकार क्या है भाई, a1 बट्टा a2, फिर क्या है b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, इस प्रकार से। तो इसके क्या होंगे, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। इसी प्रकार क्या है, ये रेखाएं क्या है, ये होती है संपाती। क्या होती है भाई, संपाती। देखो इसको कोरिलेट कर सकते हैं, समपाती यानी समान भागों में विभाजित है और समान बराबर है, तो इसीलिए समपाती कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, संपाती। तो इसमें क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे भाई, इसके अनेक हल। देखो तीनों बराबर है तो क्या होंगे, हल भी इनके अनेक होंगे। फिर देखो अनेक हल हो गए। फिर क्या आती है, एक असंगत की कंडीशन आती है। क्या आती है, इसमें क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। तो इसमें c1 बट्टा c2 क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है समानांतर। क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है। तो इस कंडीशन में क्या है, कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इस प्रकार से। देखो अब ये जो दो कंडीशन है आपके पास में, अद्वितीय हल वाली और अनेक हल वाली, यदि ये आ रही है तो इन्हें तो कहते हैं संगत। क्या कहते हैं भाई, संगत। और ये एक कंडीशन है, इसे क्या कहते हैं, असंगत कंडीशन। क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्राफीय विधि कौन सी बनेगी, यदि ये दोनों चीजें आ रही तो ग्राफीय विधि बनेगी। क्या होगी, ग्राफीय संभव है, ग्राफीय या ग्राफ बनेगा। यदि संगत आ रही है तो ग्राफ बनेगा। अब किस प्रकार बनेगा, देखो यदि ये प्रतिच्छेदी आ रही तो ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफ प्राप्त होगा, यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। यदि ये आ रही है संपाती, तो संपाती क्या होता है, एक लाइन के ऊपर जस्ट एक लाइन और, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, संपाती। इस प्रकार से दिखा सकते हैं। फिर असंगत में क्या है, कोई हल नहीं होगा, तो समानांतर, तो समांतर होगी, तो इस प्रकार से होगी। क्या होगी, रेखाएं किस प्रकार से होगी। तो आपको देखो कोई हल किस प्रकार नहीं होगा, क्योंकि समांतर है दोनों, बीच में कोई हल ही नहीं है। और फिर देखो संपाती है तो दोनों के क्या है, पॉइंट जो बिंदु आएंगे समान आएंगे। क्या आएंगे भाई, इनके बिंदु समान होंगे, बिंदु समान, बिंदु समान। मैं इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो ग्राफीय विधि से मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। और ये क्या होगी, प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे क्या है, प्रतिच्छेद। इनके 3 पॉइंट होंगे तो क्या होंगे, एक बिंदु क्या आएगा, समान आएगा इनका। दोनों समीकरणों में क्या आएगा, एक बिंदु क्या आएगा, समान। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं ये। तो ये तो हो गया ग्राफीय विधि, संगत असंगत, दोनों रेखाएं परस्पर किस प्रकार होगी तो किस प्रकार आंसर आएंगे। अब फिर बात आती है चौथी प्रश्नावली की। किसकी बात आती है, चौथी प्रश्नावली। उसमें क्या है, देखो उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र।
श्रीधराचार्य सूत्र, कई बार पूछा गया है भाई बोर्ड में, श्रीधराचार्य सूत्र, या इसे क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र या द्विघाती सूत्र। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, x का मान जब क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जब मान बड़ा हो जाता है a और c का, तो इस प्रकार निकाला जाता है -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इस प्रकार निकाला जाएगा। अभी आपको पता है ये क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, इसमें क्या है b स्क्वायर और ये a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार आप कर सकते हैं। और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, क्या है c, कांस्टेंट वैल्यू। मूलों की प्रकृति पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, मूलों की प्रकृति पूछी जाती है। तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मूल क्या होते हैं, तो इसमें मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो इसमें देखो क्या है, इसको आपको छोड़ना है और क्या लेना है, सिर्फ इस वाले को लेना है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या लेना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। बाद सेकेंड देखते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इस प्रकार से 3 लिखो आप, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो तीनों में कंडीशन क्या है, तो बीच वाली मिड वैल्यू में बराबर लूंगा 0 के। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होंगे, मूल बराबर होंगे, क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक में अब ग्रेटर देन लो, देखो 0, इसमें ग्रेटर देन 0 लो। यदि ये पूरा मान 0 से बड़ा आता है तो इसमें क्या होंगे, मूल, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, क्या होंगे, वास्तविक। मूल क्या होंगे भाई, वास्तविक होंगे। अब बात आती है लेस देन, अब 0 से यदि कम आए तो मान, ये ज्यादा, ये बराबर और ये कम, कम आते हैं तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूल होते हैं अवास्तविक, क्या होते हैं, अवास्तविक या इमेजिनरी, क्या बोल सकते हैं इनको, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। अवास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे, यानी मूलों की प्रकृति क्या है, अवास्तविक होगी। तो इस प्रकार से ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि मूल बराबर होंगे तो उसके लिए कंडीशन कौन सी होती है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। मूल अवास्तविक होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, तो इस प्रकार। या कोई मान देके आपको ये पूछा जा सकता है कि ये समीकरण में मूल होते हैं वास्तविक होते हैं, अवास्तविक होते हैं, या मूल बराबर होंगे, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गई इससे रिलेटेड सारी बातें, तो इनसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये है चौथी प्रश्नावली आपके। फिर हम बात करेंगे 5वीं प्रश्नावली में क्या क्या चीजें हैं। अब देखो क्या है, अब इसमें आपको याद रखना है 5वीं प्रश्नावली, जिसे आप क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अब इसमें आपको 2 या 3 फॉर्मूले ऐसे जो आपको याद रखने हैं, जिस प्रकार से nवां पद, क्या बोलते हैं उसे, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। एक होता है nवां पद ज्ञात करने का, एक पदों का योगफल ज्ञात करने का। इस प्रकार से यदि अंतिम पद आपको l दिया है तो आप वो भी ज्ञात कर सकते हैं, उसका भी योगफल। तो पहले nवें पद की बात करते हैं। देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी बात एक एक करके बहुत अच्छे प्रकार से बताऊंगा। तो a क्या होता है, यहाँ पे देखो an क्या होता है, nवां पद, क्या होता है an, nवां पद। ठीक है, फिर बात करते हैं देखो किसकी, a की। तो a क्या होता है इसमें, प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद। फिर बात करते हैं n की, तो पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या होता है, सार्वंतर, डिफरेंस ऑफ टर्म्स, सार्वंतर, क्या होता है, सार्वंतर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर मैं एक एग्जांपल भी देता हूं, यदि आपको पता नहीं है। देखो जैसे श्रेणी है 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। तो इसमें देखो d कैसे निकाला जाएगा, ये तो हो गया प्रथम पद, क्या हो गया, प्रथम पद 2। d कैसे निकाला जाता है, a2 माइनस a1, प्रथम यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो क्या आएगा, द्वितीय पद ये है 4 माइनस 2 प्रथम पद,
तो क्या आया 2। इसी प्रकार श्रेणी चेक कर सकते हो कि समांतर है या नहीं है। तो देखो 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, फिर 6 में से 4 जाएगा 2, फिर 8 में से 6 2। इस प्रकार से सारा अंतर क्या आ रहा है समान। तो ये किस प्रकार की श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो ऐसे इसका डी ज्ञात कर सकते हो, ए ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। अब मान लो यहाँ पे ये दे दे 64 तक, तो ये ज्ञात कर सकते हो। ये क्या है, एनवां पद 64 है, और ये क्या है प्रथम पद हो गया। और इसमें कह सकता है कि पदों की संख्या ज्ञात करो, और इसमें क्या पूछ सकता है आपको, एन पदों की या एन पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये हो गया पहला सूत्र। फिर बात करते हैं पदों का योगफल आए तो, ये तो एनवां पद ज्ञात करने का है। अब बात करते हैं पदों का योगफल। अब इसी में सेकंड क्या है, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। इसे डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल एस और स्मॉल एन से, योगफल को, ठीक है। और एस का मीनिंग क्या होता है, सम, नंबर ऑफ सम, सम का मतलब योगफल। फिर देखो इसका फॉर्मूला क्या है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बाकी सेम रहेगा। ये है पदों का योगफल, क्या है ये, पदों का योगफल। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। फिर ए की बात करते हैं, तो ए क्या है, प्रथम पद, क्या है श्रेणी का प्रथम पद। और डी क्या है, सार्वधातुक, क्या है भाई, सार्वधातुक। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला याद करना है। फिर एक क्या आता है, एक फॉर्मूला इसमें बनता है कि यदि अंतिम पद एल है, ठीक है, अंतिम पद एल है, प्रथम पद दिया हुआ है, तो एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वो भी देखते हैं, इसको आप नोट डाउन करो। अब देखो, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जल्दी से जल्दी कम समय में याद करवाने फॉर्मूले। फिर देखो, यदि अंतिम पद एल हो तो एसन पदों का योगफल, या एसन बराबर क्या होगा, ठीक है। तो पदों का योगफल क्या होगा, और इसमें आपको गिवन होगा, क्या होगा, आपको ए प्रथम पद देगा, और क्या देगा आपको, एन भी आपको देगा, क्या देगा भाई, एल भी आपको गिवन होगा। तो इस प्रकार के सवाल होते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है, देखो। तो एस एल बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, क्या होगा, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। फिर वही बात, पदों की संख्या, क्या है भाई, पदों की संख्या। ए क्या है, प्रथम पद, और एल क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 1 लाइनर क्वेश्चन होगा तो कह सकता है भाई अंतिम पद आपको एल दिए हुए हैं, प्रथम पद आपको ए बराबर इतना है, तो आप इसका एसन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, या 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। तो मैं रफ कर रहा हूँ, जैसे आपको मान लो ऐसे दे कि भाई अंतिम पद क्या है, श्रेणी का 50 है, और ए आपको दे दे कि श्रेणी का क्या है, 5 है, ठीक है। और नंबर ऑफ 8 पदों की संख्या ज्ञात करो, या 8 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एन बटा 2 यानी 8 बटा 2, ए प्लस एल, तो 50 प्लस ए का मान कितना है, 5, तो ये कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 4, कितना 4 कट के, और ये हो जाएगा 55। फिर इनको कर लो, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 20 2 22, तो 220 के आ जाएंगे आपके पास में, योग आ जाएगा पदों का, 8 पदों का योग 220 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। अब आगे चलते हैं, ये तो हुई समांतर श्रेणी की बात, और ये भी मैं करवाने वाला हूँ समांतर श्रेणियाँ, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। उसमें से हमेशा गुणज वाले क्वेश्चन पूछता है कि 6 का गुणज 6 के गुणज इस प्रकार से हैं, तो 6 के गुणजों का
क्या ज्ञात कीजिए, एनवां पद ज्ञात कीजिए, या इन पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, या इनका योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यह समीकरण बनती है कि 6 पदों का योगफल इतना है और आगे वाले 12 पदों का योगफल इतना है, तो ये ज्ञात कीजिए। A13 ज्ञात कीजिए, ये A16 या A18 ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से। अब बात करते हैं हम, प्रश्नावली 5 हो गई, अब 7 की बात करते हैं, जो आपकी कौन सी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अब इससे हमेशा एग्जामिनर आपके क्वेश्चन बनाता है, आरबीएससी बोर्ड बनाता है, क्या बनाता है, देखो वन लाइनर क्वेश्चन बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या बनाता है, पहले तो आप एक चीज समझो, ग्राफ में ये होती है एक्स एक्सिस, क्या होती है, ये होती है एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्स और ये होता है वाई एक्स। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो मिड वैल्यू होती है इसकी, जो कटान बिंदु होता है क्वाड्रेट का, ये होता है 0 और 0। इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मूल बिंदु, जो बराबर भागों को या बराबर भागों में बांटता है चारों क्वाड्रेट को, तो ये होता है मूल बिंदु। फिर देखो कभी कभी एग्जामिनर बहुत सारे पिछले पेपर उठा के देख ला, प्रीवियस ईयर है ना, उनमें पूछा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है भाई आपके कि मूल, एक नंबर का, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना था, मूल बिंदु नाम लिख के उसमें क्या लिखना था, 0 और 0, बस इतना ही लिखना था मूल बिंदु। तो एक नंबर राइट। फिर देखो क्या पूछा जाता है कि भाई जो x का मान होता है उसे क्या कहते हैं और y के मान को क्या कहते हैं। यदि आपको मान लो ये दे दी 5 और 3, और इसमें से आपको बोले कि बिंदु A में भुज और कोटि बताइए। भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। तो देखो जो x की वैल्यू होती है उसे कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, भुज। x की वैल्यू को भुज कहते हैं, जबकि जो y की वैल्यू होती है उसे कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं, कोटि। अब देखो कैसे याद करोगे, y लाइन क्या होती है, ऊपर, तो कोटि और चोटी। चोटी क्या होती है, ऊपरी तो होती है, जो जितनी पहाड़ियों की चोटी होती है वो ऊपर होती है, तो कोटि और चोटी, इस प्रकार याद रख सकते हो। और भुज का मतलब क्या होता है, सांप होता है, भुजंग पर्यायवाची होता है, तो भुजंग क्या है, रेंगता है, तो कहाँ पे, धरातल पे। तो एक्स एक्सिस किस प्रकार होती है, क्षैतिज, तो भुज हो जाएगा एक्स। तो भुज और कोटि, इतना सरल क्वेश्चन आया हुआ है कि भुज और कोटि किसे कहते हैं। तो भुज इसमें क्या होगा, 5, भुज क्या होगा 5, और कोटि क्या होगा, इसमें कोटि दिया हुआ है 3। तो भुज और कोटि पूछे, यदि इतना ही पूछे कि भुज और कोटि बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, भुज एवं कोटि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखो ऐसे लिखना था x और y, आपको इतना ही लिखना था x भुज और y कोटि। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन राइट। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अब चलते हैं दूरी सूत्र पे। कभी कभी वो दूरी सूत्र पूछेगा, कभी कभी 2 बिंदु देके उनके बीच की दूरी ज्ञात करना देगा। अब बात करते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला या फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। दूरी सूत्र में देखो आपको क्या करना है, यदि आपको एक बिंदु देता है A और B, ठीक है, यहाँ पे x और y और यहाँ पे x और y। अब देखो कोई भी बिंदु होता है वो किसी बिंदु से बड़ा तो होगा ना, तभी दूरी निकलेगी। तो आप क्या कर सकते हो, इन बिंदुओं को x1 और y1 मानो, इन बिंदुओं को आप x2 और y2 डिनोट करो, ठीक है। अब दूरी सूत्र कैसे निकलता है भाई, अधिकतम में से न्यूनतम घटा दो, अधिकतम में से न्यूनतम घटा दो, यानी y को y में से घटाना है और x को x में से घटाना है। तो देखो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल D से भी आप दर्शा सकते हो। अब दूरी सूत्र में आपको क्या लिखना है, देखो x2 माइनस x1, ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाया, प्लस y2 माइनस y1,
इतना किया। अब देखो चेंज करना है तो दोनों में समान करो, नहीं एक को छोड़ो दूसरे में चेंज करो, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों में स्क्वायर बराबर करनी है आपको, स्क्वायर दोनों की स्क्वायर की, फिर इनका क्या लेना है, रूट लेना है, ये होना चाहिए। दोनों की स्क्वायर करके दोनों के ऊपर छत होनी चाहिए, तो छत हमने ऐसे छत बना दी, ठीक है। तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, तो ये हो गया दूरी सूत्र। यहाँ पे आपको पॉइंट दे सकता है 4, 3 और यहाँ पे दे दे 5 और 6, तो निकालना एकदम आसान है। देखो क्या होगा, x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 4 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई, 6 माइनस 3 की होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 1 की स्क्वायर 5 में से 1 4 जाएंगे 1 और यहाँ पे 3 की स्क्वायर, तो ये क्या कितना होगा, 1 प्लस ये 3 तिया 9, तो अंडर 10 क्या आ गई, अंडर 10। और डिस्टेंस किसकी निकाली हमने, ए बी की। तो इस प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने साथ में क्वेश्चन भी बताया आपको। अब चलते हैं सेकंड, जो इसका सूत्र है विभाजन सूत्र। फिर करेंगे हम छोटी सी रिवीजन, 5 मिनट में पूरे को साफ कर देंगे। फिर देखो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में देखो बहुत आसान है बनाना। अगर पेपर में भूल भी जाते हो तो इसे बना सकते हो आप। अभी हमने बताया था कि भाई एक लाइन है, ठीक है, ये बिंदु क्या है ए और ये बिंदु क्या है बी, ये बिंदु के निर्देशांक है एक्स और वाई और इधर भी बिंदु के निर्देशांक है एक्स और वाई, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपके, यहाँ पे x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब विभाजन का मतलब देखो, विभाजन का मतलब समान भागों में बांटना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, समान भागों में बांट दिया इसको। कितने भागों में, समान भागों में बांट दिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, इनको कुछ नाम देना होगा। तो मैंने क्या नाम दिया इनको, m1 और इसको क्या दिया m2। इस प्रकार से है आपके m1 m2। और जो ये मध्य बिंदु है, कटान बिंदु, इसको मैंने क्या नाम दिया, ओनली x एंड y। और इस बिंदु को दो आप p नाम। मध्य बिंदु p हो गया, x और y, कटान बिंदु x और y हो गई मध्य बिंदु, और ये हो गया a और b। तो देखो यहाँ पे इसको नाम क्या देंगे, मिड वैल्यू, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब देखो मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। अब हमें मान लो ये सारी चीजें अवेलेबल हो और x का मान ज्ञात करना है, किसका, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है मध्य बिंदु की। तो देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा, ये m2 इधर वाला है। अब देखो हमेशा क्या होता है, पड़ोसी होते हैं वही क्या होते हैं, पास पास एक दूसरे को क्या है, इतना प्रेम नहीं करते और आराम से भी नहीं बोलते। तो ये m2 क्या है, इधर वालों से तो क्या रखेगा, दोस्ती रखेगा, लेकिन ये m1 है, इधर वालों से नहीं रखेगा, इधर वालों से ज़्यादा रखेगा, तो अपोजिट होगा। तो m2 को आपको इनसे गुणा करना है। तो देखो m2 x1 प्लस किसका निकाल रहे हैं, x1 का, तो x होगा पूरे में। अब देखो इधर वाला किससे दोस्ती रखेगा, x2 से, तो m1 x2 बट्टा दोनों का अनुपात, क्योंकि दोनों दोस्ती कर रहे हैं दोनों से, तो m1 प्लस m2। इस प्रकार से अब विभाजन सूत्र में क्या है, y का मान ज्ञात करना है। तो y के लिए आपको क्या करना होगा, मध्य बिंदु y है। तो देखो वापस वही बात, ये m1 है तो किससे दोस्ती रखेगा, अपोजिट से। किससे दोस्ती रखेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो ये दोनों आपके विभाजन सूत्र हो गए। देखो भाई ये बात तो चलती है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या है, विपरीत दिशा में चलती है चीज़ें। क्या चलती है, विपरीत दिशा में चीज़ें चलती है। तो हम क्या करेंगे, अब आगे और भी फॉर्मूले हैं। एक मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये आपको समझ में आया है ना। अब आगे चलते हैं मध्य बिंदु। नहीं यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये विभाजन सूत्र हो गया मध्य बिंदु। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि मध्य बिंदु, यदि आपको दो बिंदु दिए हुए हैं तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो मध्य बिंदु को आप x से डिनोट करते हैं, देखो अभी डिनोट किया है, और y से, y मध्य बिंदु को डिनोट किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये बिंदु हो गई दो, मान लो कोई दो बिंदु दे दे इसे, ये x1 और ये y1, और इधर बिंदु क्या होगा, x2 और y2, और ये मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं आपको x और y।
तो देखो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है, x1 प्लस x2 बटा 2, और इधर भी क्या करना है, y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये मध्य बिंदु के फॉर्मूले। अब आपको इतना काम याद रखना है कि आपको ये फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और पेपर में इनसे बाहर नहीं आएगा। वन लाइनर क्वेश्चन 100% बनते हैं इनसे। अब मैं रफ कर रहा हूँ, अब आगे हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में।